हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेफिशा। आई होप आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे और अपनी स्टडी का भी। चलिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th, जिसके हम कर रहे हैं एजुकेशन की बुक। और एजुकेशन की बुक में हमारी जो बुक का नाम है उसका नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, या हिंदी में कह सकते हैं कार्यस्थल को समावेशी बनाना। ये हमारी बुक चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 तक पूरा कवर हो चुका है और चैप्टर नंबर 6 का मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फर्स्ट जाकर आप ये वीडियोस देखिए और जल्दी से जाकर इन वीडियोस पर लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए। ओके, चलिए आज मैं आपको बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 6 की सेकंड वीडियो करने वाले हैं। यानी हम चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज हमारा सेकंड पार्ट। ओके, मैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और 2016, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो मेनली 1995 का जो अधिनियम आया था वहाँ से स्टार्ट होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक, जिसका नाम है PWD समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम 1995। ओके, इस अधिनियम के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये अधिनियम पढ़ना। यह उद्घोषणा दिसंबर 1992 में बीजिंग में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की एक बैठक में विकलांग व्यक्तियों की एशियाई और प्रशांत दशक 1993 और 2002 के लॉन्च करने में समय जारी की गई थी। यानी ये किस समय जारी की गई थी? ये 1993 में 2002 तक, इस समय तक ये जारी की गई थी। क्या जारी की गई थी? हमारी जो 1995 का ये अधिनियम है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को 7 फरवरी 1996 में लागू किया गया। यानी इस अधिनियम को कब लागू किया गया? 7 फरवरी 1996 में इस अधिनियम को मुख्य रूप से लागू कर दिया गया। विकलांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम पूर्वाभ्यास जैसे शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, बेरोजगारी भत्ता और विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना और व्यक्तियों के लिए घरों की स्थापना, निवारक और प्रचार पहलुओं को प्रदान करता है। यानी ये बहुत सारे पहलुओं के लिए इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि हमारा रोज़गार हो गया, बेरोज़गारी भत्ता हो गया, और जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए घर का प्रबंधन हो गया। इन सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से इस अधिनियम में 14 प्रमुख अध्याय हैं। यानी इस अधिनियम में मेनली 14 जो हैं वो प्रमुख अध्याय हैं। अब वो कौन कौन से हैं इनको हम नीचे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम इसको देखते हैं। ये है हमारा PWD अधिनियम 1995 में मुख्य प्रावधान, यानी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा निःशक्तता की रोकथाम और शीघ्र पता लगाना। यानी निःशक्तता का मतलब है जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका ये रोकथाम करना और जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता लगाना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विकलांगता के कारण का पता लगाने के लिए PWD 1995 में कानून ने अनुसंधान और जांच करने पर जोर दिया गया। यानी जो भी हमारी विकलांगता का कारण है, यानी वो किस कारण की वजह से हो रही है, उसकी जल्द से जल्द जांच करने पर इन लोगों ने ज़्यादा जोर दिया और इस बात पर ध्यान दिया गया। ठीक है, जागरूकता फैलाने की इन्होंने बहुत कोशिश करी और बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं उन सब में क्या हो, जागरूकता फैले, ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग होने की स्थिति में है उसको बचाया जा सके। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे से विकलांगता की ओर लेकर जाते हैं किसी भी मनुष्य
भविष्य को। तो उस चीज़ से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जागरूकता फैलानी स्टार्ट करी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शिक्षा। अब हम शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं PWD कानून ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में परिकल्पित किया। यानी देखिए, परिकल्पित का मतलब है उसको माना। किस तरह से, देखिए शिक्षा जो होती है किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी नियम के लिए या किसी भी समाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो वो अपने बारे में और आसपास की चीज़ों के बारे में जानने समझने के कैपेबल हो जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। शिक्षा हमें अच्छाई और बुराई में एक अंतर करने की समझ पैदा करती है। तो इसीलिए शिक्षा जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक एकीकृत स्कूल या विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। यानी देखिए, अब शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या किया गया 1995 के अधिनियम में कि हर 18 वर्ष के बच्चे को, और ख़ासकर जो विकलांग हैं उन्हें स्पेशल स्कूल, या तो स्पेशल स्कूल में अगर वो पढ़ रहे हैं तो स्पेशल स्कूल, अगर वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो नॉर्मल स्कूल में उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और जो मुफ्त चीज़ें होती हैं वो भी उन्हें प्रदान की जाएंगी, जैसे कि मुफ्त किताबें हो गई, ये चीज़ भी उन्हें प्रदान की जाएगी ताकि वो रोज़गार और जो आने वाली फ्यूचर है उसको सुधार सकें और शिक्षा पाकर वो लोग जागरूक हो सकें। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को हमें जागरूक करना है, उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाना है और समाज के कल्याण के लिए बनाना है, तो हमें सिर्फ उसे शिक्षित कर देना है। वो खुद ब खुद इस एबल हो जाता है कि वो इंसान सही और गलत में फ़र्क पता कर पाए। इसीलिए हमने शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोज़गार। अब रोज़गार के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या आता है। यह वादा करता है कि सरकारी रोजगार में 3% रिक्त विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होंगे। यानी देखिए, ये जो अधिनियम है 1995 का अधिनियम, ये क्या वादा करता है कि 3% की जो रिक्त स्थान है, यानी 3% जो रिक्त स्थान रहेंगे वो विकलांग व्यक्तियों के लिए रहेंगे, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं वो आगे बढ़ें और अपने समाज को बढ़ावा दें और अपने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसीलिए वो 3% इनके लिए आरक्षित कर दिए गए। प्रत्येक 1% नेत्रहीन या कम दृष्टि, श्रवण दोष, लोकोमोटो विकलांग और सेरेबेला पाल्सी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। यानी 1%, 3%, टोटल 3 है। ठीक है, टोटल 3 है, जिसमें से 1% ऐसे लोगों के लिए जो कम देख पाते हैं या उनकी जो दृष्टि है वो थोड़ी कम है, उनके लिए 1% का आरक्षण किया गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% सीटें आरक्षित होंगी। यानी देखिए, किसी भी व्यक्ति और कोई भी अगर विकलांग है तो उसके लिए कम से कम 3 सीटें एक साथ आरक्षित कर दी जाएंगी कि इन 3 सीटों पर सिर्फ विकलांग व्यक्ति आ सकते हैं और कोई नहीं। आई होप आप सभी को रोज़गार पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सकारात्मक कार्रवाई। अब सकारात्मक कार्रवाई में हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सकारात्मक कार्रवाई। PWD अधिनियम 1995 यह आश्वासन देता है कि विकलांग लोगों को सहायता और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी ये जो हमारा 1995 का अधिनियम है, ये एक तरह का विश्वास जगाता है, एक तरह से आश्वासन देता है सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए कि उनके लिए क्या होगा, सहायता प्रदान करी जाएगी और उनके लिए जितने भी उपकरण उपलब्ध हो पाएंगे उतने उपकरण ये लोग उपलब्ध करवाएंगे और उनकी सहायता करेंगे उन्हें आगे बढ़ने में। निःशक्तजनों को आवास, विशेष विद्यालय, व्यवसाय खोजने या विशेष मनोरंजन केंद्र के निर्माण हेतु भूमिका का वितरण रियायती दरों पर किया जाएगा। यानी जो भूमि होती है उसका वितरण भी रियायती दरों पर किया जाएगा ताकि सभी को भूमि प्रदान की जा सके और सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सके। और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसा होता है, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं या अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा एक गवर्नमेंट सेक्टर है
यूपीएससी, आपने ये सुना ही होगा एसएससी, मेनली क्योंकि मोस्टली जो जॉब्स होती हैं वो एसएससी ही कंडक्ट कराता है सभी एग्ज़ाम। तो एसएससी में जो विकलांग लोग हैं उनके लिए एज लिमिट होती है, उसमें छूट मिलती है। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए वो छूट देती है एसएससी, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें और अपने जीवन और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं या उनसे रिलेटेड जो विकलांग लोग हैं उनकी भी वो लोग सहायता कर सकें और उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इसीलिए एसएससी भी और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो सभी क्या कहते हैं कि एज लिमिट में इन लोगों को छूट देते हैं ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा है गैर भेदभाव। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गैर भेदभाव के अंतर्गत क्या आता है? यह कानून किसी भी रूप से भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, यानी अगर कोई भी भेदभाव किया जाता है तो उसको रोकने का काम भी 1995 का अधिनियम करता है, ताकि कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना करे। भेदभाव को मिटाने के लिए लोक निर्माण विभाग अधिनियम पर जोर दिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सार्वजनिक भवन, रेल डिब्बे, बसों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को डिज़ाइन किया जाए। यानी इस तरह से किसी भी चीज़ का इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति उसमें सफ़र करना चाहे तो उसे कोई भी दिक्कत ना हो या उसे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए जितने भी रेल हों, डिब्बे हों, बसें हों, उन सभी में या फिर जहाज़ हों, उन सभी में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति आता है तो उसे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा जो ब्लू कलर की बसेस होती हैं जो अभी न्यू चली हैं, उनमें क्या होता है, एक स्टैंड टाइप का होता है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है, जो खुल जाता है और उसमें आराम से कोई भी व्हील चेयर वाला इंसान चढ़ सकता है। बट उसका यूज़ नहीं करते, वो बात अलग है कि उसका बस में कोई भी यूज़ नहीं करते, बट वो स्पेशली बनाया जाता है इस चीज़ के लिए ताकि कोई भी विकलांग व्यक्ति उसमें चढ़ सके इजीली। अगर आप भी बस में ट्रैवल करते हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर एक गेट टाइप का होता है बसी में। बस जैसे ये बस है, बस के अंदर इधर की साइड में एक गेट टाइप का होता है जो नीचे की साइड में खुल जाता है और फोल्ड होकर बंद होता है, ताकि कोई भी विकलांग व्यक्ति है जो व्हील चेयर का यूज़ करता है वो उस पर ईजीली चढ़ सके बस में और कहीं भी आ जा सके। ये बात अलग है कि इसका यूज़ मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका यूज़ होता भी है या नहीं। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा टॉपिक आता है अनुसंधान और जनशक्ति विकास। इसके अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है। यह अधिनियम विकलांगों का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम, समुदाय आधारित पुनर्वास, उन्नत सहायता उपकरण और कार्यालयों और कारखानों आदि के साइट पर संशोधित आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। यानी अगर किसी भी प्रकार की विकलांगता है तो उसका शीघ्र से शीघ्र पता लगाना, यानी जल्द से जल्द पता लगाना, उसकी रोकथाम और उसे के साथ कैसे हैंडल करना है, इन सभी का पता जो लगाता है वो यही है जो इन सभी के बारे में जानता है और इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और किस तरह से इन्हें रोका जाए इन पर ध्यान देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। PWD अधिनियम विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। विकलांग व्यक्तियों के विशेष शिक्षा, पुनर्वास और जनशक्ति विकास के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा, अन्य संसाधन और पेशेवर निकाय को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। यानी देखिए, जो हमारा PWD अधिनियम है ये क्या करता है, विश्वविद्यालयों को कुछ वित्तीय सहायता भी करता है ताकि वो जो विकलांग लोग हैं उनकी सहायता कर सकें, उन्हें शिक्षा दे सकें, फ्री एजुकेशन दे सकें ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और उनके लिए थोड़ी बहुत स्कीम निकाल सकें या फिर उनके लिए कैंपेन चला सकें ताकि उन्हें जागरूकता मिले और वो आगे बढ़ें। इसलिए लिए भी ये लोग क्या करते हैं, वित्तीय सहायता करते हैं विश्वविद्यालयों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सामाजिक सुधार। अब सामाजिक सुधार के अंतर्गत का क्या आता है, चलिए फिर देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की दृष्टि से विशेष सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यानी देखिए, सामाजिक सुधार के अंतर्गत क्या है कि अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए जो हमारा दृष्टिकोण है उसके अतिरिक्त उसे सुरक्षा की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसलिए उन्हें सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है ताकि वो अपना विकास कर सकें, अपने आप को सुरक्षित महसूस
यूज़ कर सकें और हमारे साथ घुल मिल सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। विकलांग लोगों को बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए। यानी देखिए, जो विकलांग लोग हैं और बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारी भत्ता तो देना ही देना चाहिए और कर्मचारियों के जो होता है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए सहारा बन सके और वो किसी और पे ना डिपेंड होके अपने ऊपर डिपेंड रह सकें। देखिए, एक डिपेंड होता है विकलांगता के कारण, एक डिपेंड होता है हमारा आर्थिक के कारण। अब कोई व्यक्ति शारीरिक भी किसी और पे डिपेंड है और वो आर्थिक भी किसी और पे डिपेंड हो जाए तो दूसरा व्यक्ति भी एक इंसान को बोझ समझने लगता है, ताकि कोई किसी को बोझ ना समझे। इसीलिए हम विकलांग व्यक्तियों को इतनी छूट देते हैं और उनको बढ़ाते हैं और उनको प्रोत्साहन करते हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, मतलब ताकि वो अपने जीवन में अपने लिए कर सकें, एटलीस्ट सिर्फ अपने लिए तो कर सकें, ताकि वो किसी और पे बोझ ना बने और ताकि कोई उन्हें बोझ ना समझे। वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो अपना लिए खुद कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं, वरना वो खुद इस एबल होते हैं कि वो कुछ कर सकें। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिकायत निवारण, यानी अगर कोई भी शिकायत है तो उसका निवारण कैसे होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। PWD अधिनियम 1995 में उल्लेखित किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में शिकायत निवारण प्रणाली न्याय का रास्ता खोलती है। यानी अगर किसी को भी कोई भी शिकायत है या उसके अधिकारों का कोई भी उल्लंघन कर रहा है जो हमारे 1995 में दे रखे हैं, तो वो न्याय का रास्ता खोलती है कि हाँ, आप उस चीज़ के लिए न्याय मांग सकते हैं। यदि विकलांग व्यक्ति किसी भी प्रकार के भेदभाव या उनके अधिकारों के उल्लंघन के सामने आता है, यानी अगर विकलांग व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव होता है या उसके अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो वह उस मामले में केंद्रीय स्तर पर विकलांग लोगों के लिए मुख्य आयुक्त के पास जा सकता है। यानी केंद्र स्तर पर जो मुख्य विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयोग है उसके पास वो जा सकता है और राज्य स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त से संपर्क कर सकता है। यानी वो राज्य स्तर पर भी अपने लिए हेल्प मांग सकता है और वो केंद्रीय स्तर पर भी जा सकता है। ओके, आई होप आपको अभी तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और जितना पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करिए कि यस, हमें ये समझ में आ रहा है। ओके, आई होप आप सभी ने अभी तक लाइक कर दिया होगा, इतना तो विश्वास कर ही सकती हूँ, है ना, कर सकती हूँ ना। आई होप आप सभी ने सच में लाइक कर दिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम RPWD 2016। एक हम 1995 का पढ़ चुके हैं, अब हमारा 2016 का है। यही दो अधिनियम मेन इम्पॉर्टेंट हैं जो आए हैं और हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी 2016 की बारी है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। 2014 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। यानी इसका जो मसौदा, इसका जो रूप था वो 2014 में तैयार किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 25 दिसंबर 2016 को भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना से लागू हुआ। यानी ये कब लागू हुआ? 2016 का अधिनियम 25 दिसंबर 2016 को लागू हुआ और ये न्याय मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के तहत लागू किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार को एक व्यापक कानून विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने में 2 दशक से अधिक का समय लगा। यानी ये कितने टाइम में पूरा बन के तैयार हुआ, लागू हुआ? ये 2 साल से अधिक समय इसे लागू करने में और बनाने में लगा। ठीक है, PWD 1995 कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल और एकीकरण के लिए अधिक से अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान करना और विशेष रूप से मानसिक बीमारियां या
विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अधिकारों की सुरक्षा करना था। यानी जो हमारा 1995 का था उसका मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल था या उसकी जो भूमिका थी वो सुरक्षा प्रदान करना, रोजगार और शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा प्रदान करना ही उसकी मेन ड्यूटी थी और मेन कार्य था। ठीक है, उसका मेन कार्य यही था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा RPDW 2016 अधिनियम में नई बातें ये हैं, यानी इसे लाने की क्या क्या नई बातें हैं, क्यों लाया गया है इसे कि इसमें बौद्धिक अक्षमताओं और भाषण और भाषा से संबंधित अक्षमताओं को विकलांगता के रूप में मान्यता दी गई। यानी ऐसी अक्षमताएं जो हमारी भाषण या भाषा से संबंधित होती हैं, जिसे इंसान को भाषा समझने या वर्डों को, अक्षरों को समझने में दिक्कत होती है, उन्हें भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया। जो हमारा 1995 का था इसमें सिर्फ 7 विकलांगता थी और जो हमारे 2016 का था इसमें 21 विकलांगता हो गई थी। तो इसमें विकलांगताओं की संख्या बढ़ाई गई थी। ठीक है, चलिए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको पढ़ते हैं आगे अब हमारा है विकलांगों की नई श्रेणी जैसे बौनापन और रक्त संबंधित बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल रोगों को स्वीकार किया गया। यानी ऐसे बहुत सारे रोग थे जो पहले स्वीकार या विकलांगता की श्रेणी में नहीं थे, उन रोगों को स्वीकार किया गया। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2006 के सहयोग से RPDWD अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हमें दिए गए हैं, वो निम्नलिखित हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उन सिद्धांतों को देखना जो हमारे WPRD में दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा ऐसा वातावरण तैयार करना जो विकलांग व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करे ताकि वह समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक तरीके की योगदान दे सकें। यानी सभी के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा विकलांग लोगों को मानव विधियां और मानवता के रूप में स्वीकार करना और विविधता का सामना करना। यानी उन्हें एक मानव के रूप में स्वीकार करना और उनकी जो विविधता है उनको समझना और सम्मान करना। ठीक है, नेक्स्ट है जन्मजात गरिमा, स्वायत्तता और अपने राय और पसंद बनाने की स्वतंत्रता के लिए समान अधिकार प्रदान करना। यानी जो उनकी जन्मजात गरिमा है, स्वायत्तता है और उनकी जो पसंद नापसंद है उसकी स्वतंत्रता को भी बढ़ाना और उन्हें खुद पे इतना डिपेंड होना कि वो अपनी पसंद और नापसंद को बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशी सुनिश्चित करना, उन्हें स्वयं निर्णय लेने की अनुमति देना। यानी उन्हें इतना कैपेबल बनाना कि वो स्वयं यानी खुद ब खुद निर्णय ले सकें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है किसी भी कार्य में भाग लेने या प्रदर्शन करने में उनकी अक्षमताओं के आधार पर गैर भेदभाव। यानी किसी भी कार्य में अगर वो भाग ले रहे हैं तो उनकी अक्षमताओं के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे विकलांग लोगों सहित सभी के लिए बढ़ने और विकसित होने के लिए समान अवसरों का सृजन। यानी जो विकलांग हैं वो भी और जो गैर विकलांग हैं वो भी, उन सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना और उन सभी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक मजबूत सहयोग बनाने के लिए विभिन्न कार्यकर्ताओं, हितधारकों और संसाधनों, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच साझेदारी। यानी उनको बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी होनी चाहिए सभी के बीच, चाहे वो और नागरिक समाज हो या गैर सरकारी हो या सरकारी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना हो। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। RPWD 2016 के जो प्रमुख प्रावधान है या कौन कौन से उन्हें प्रावधान दिए गए हैं, उन्हें छूट दी गई हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है उनको आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला प्रावधान अब हम पढ़ते हैं, मानवता प्राप्त 21 अक्षमताएं। यानी 2016 में मैंने बताया आपको जो पहले 7 विकलांगताएं थीं, अब वो 21 अक्षमताएं या विकलांगताएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो वही मान्यता प्राप्त 21 अक्षमताओं के बारे में यहाँ दिया गया है। नए कानून के तहत विकलांगता के मौजूदा संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। ठीक है, 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई और जितनी भी विकलांगता हैं वो इसमें दे रखी हैं, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी विकलांगता है या किस किस टाइप की हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं। ओके,
है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरक्षण। आरक्षण में देखते हैं 1995 में कानून में विकलांगों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारों में केवल 3% आरक्षण था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पहले था वो 3% का आरक्षण दिया गया था, जबकि 2016 के अधिनियम ने आरक्षण को बढ़ाकर 4% कर दिया गया। यानी पहले 3% था और अब उसे 4% कर दिया गया, यानी उसमें 1% की बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अब हम देखेंगे जो हमारे 16 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना भी इस अधिनियम के अंतर्गत आया गया, ताकि जो मुफ्त शिक्षा है वो बच्चों को प्राप्त करवाई जा सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विकलांगता का प्रतिशत, जिसके अंतर्गत चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि कम से कम 14% विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा और रोजगार के आरक्षण जैसे लाभों को हासिल कर पाएं या ले पाएं। देखिए, और हर कोई छोटी मोटी विकलांगता है तो उसे भी पूरी तरह से छूट दी जाए या उसे भी पूरा बढ़ावा जाए, तो ये चीज़ गलत है। अगर वो 40% विकलांग है व्यक्ति, तभी उसे सारी विकलांगताओं का लाभ मिलेगा, मतलब उसे हर चीज़ में छूट मिलेगी, उसे आरक्षण दिया जाएगा, उसके लिए अगर भेदभाव है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी अगर वो 40% विकलांग है तो। ठीक है, तब ये सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अन्य अधिकार। अब हमारे अन्य अधिकार कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। ठीक है, अन्य अधिकार के अंतर्गत क्या आता है हमारा, विकलांग व्यक्तियों को भवनों, परिवहन प्रणालियों और सभी प्रकार के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बाधा मुक्त पहुंच उपलब्ध हो। यानी देखिए, अन्य अधिकार में हमारी जितने भी ये हैं, जितने भी हमारे भवन बने हुए हैं यानी बिल्डिंग्स वगैरह, या फिर हमारे आवाजाही के जो ढांचे हैं जैसे कि बस हो गई, रेल हो गई, ये जो है ये क्या है, ये एक आवाजाही का साधन है, तो इसमें जो है वो उनके लिए समान अधिकार होने चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति बस से कहीं जाना चाहे तो उसे ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वो बस में इजीली ट्रैवल कर सके, जो कि कुछ बसों में अब बनाया गया है। जैसे कोई भी बस है उसके अंतर्गत एक छोटा सा गेट होता है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है। अगर वो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं तो वो व्हील चेयर पर बैठ के उसमें अंदर बस में जा सकते हैं और वहीं से उतर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा दंड का प्रावधान। अब देखिए, इसमें दंड का प्रावधान भी है। अब दंड का प्रावधान कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1995 के अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान नहीं था, यानी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जो दंड को दिखाए, या कोई भी ऐसे दंड का प्रावधान नहीं दिया गया था। कब, 1995 के अधिनियम में। ठीक है, अब 2016 के अधिनियम ने कहा था कि इन कानूनों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी देखिए, अगर कोई भी इन अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है या उल्लंघन करता हुआ देख लिया जाए तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, या उसकी कोई भी शिकायत कर दे तो। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि प्रावधान के पुनः उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर कोई एक बार उल्लंघन करता है तो 10,000, लेकिन अगर वो वही गलती दोबारा दोहराता है तो वो 50,000 हो सकती है, या फिर 5,00,000 तक भी पहुंच सकती है वो कीमत। ठीक है, और हालांकि इस बिल में 6 महीने के जेल की अवधि का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद ये 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी देखिए, अगर तुम किसी भी चीज़ का उल्लंघन करते हो इस कानून के तहत तो पहले तुम पे 10,000 का जुर्माना लगेगा, और तुम मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने, दोबारा वही किया, तो वो जुर्माना 50,000 हो जाएगा या फिर 5,00,000 तक पहुंच सकता है। और फिर भी नहीं माने तो तुम्हें 6 महीने की जेल है, और फिर भी नहीं माने तो तुम्हें 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसीलिए ये दंड प्रावधान किए गए ताकि लोगों को समझ में आ सके, और वो विकलांग व्यक्तियों को जो परेशान करते हैं, जो विकलांग व्यक्तियों की मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बढ़ने नहीं देते, ताकि वो उन्हें बढ़ने दें। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो विकलांग व्यक्तियों को कुछ नहीं समझते और उन्हें आगे की जगह पीछे ही खींचते रहते हैं। इसीलिए उनके लिए दंड का प्रावधान आवश्यक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक रूप से
बीमार व्यक्तियों की संरक्षणता, यानी जो हमारे मानसिक रूप से बीमार हैं व्यक्ति हैं उनकी संरक्षणता कैसे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2016 के अधिनियम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की संरक्षणता के प्रावधान निर्धारित किए गए, यानी इनके जो प्रावधान हैं वो निर्धारित किए गए कब, 2016 में। ठीक है, 2016 में ये प्रावधान निर्धारित किए गए। जिला अदालत 2 प्रकार की संरक्षणता प्रदान कर सकती है, यानी जो हमारी ज़िला अदालत होती है, ज़िले के आधार पर की जो अदालत होती है वो 2 प्रकार के संरक्षणता प्रदान कर सकती है। पहला सीमा अभिभावक होती है, जिसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ संयुक्त निर्णय लेना होता है, यानी पहला जो होता है उसमें कोई भी जिसके बारे में बात हो रही है या जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो और कोई भी एक समझदार व्यक्ति आपस में मिलकर निर्णय ले लेते हैं कि हाँ क्या चीज़ तुम्हें सही लगती है, क्या चीज़ सही होगी रियल में। ठीक है, दूसरा जो है पूर्ण अभिभावक है, जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ओर से परामर्श किए बिना निर्णय लेता है, यानी उसके निर्णय के बिना ही, उससे पूछे बिना ही निर्णय ले लेता है। वही हमारा दूसरा स्टेप आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा RPDW 2016 कानून। अब RPDWD 2016 कानून के अंतर्गत क्या आता है, चलिए फिर इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत है विकलांग व्यक्ति को दिए गए अधिकारों और लाभों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए अधिकारियों और सरकार पर एक जिम्मेदारी डालते हैं। यह सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए समाज द्वारा समान रूप से उनके अधिकारों का आनंद लेने की व्यवस्था करने का आदेश देती है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति उनके आनंद में या फिर उनके अधिकारों में हनन करता है तो उस पर एक्शन लेने का काम यही करती है, ताकि कोई भी जो विकलांग व्यक्ति है उसके जो अधिकार हैं उनमें हनन ना हो, वो अपने अधिकारों का अच्छे से आनंद ले सके या अपने अधिकारों का यूज़ कर सके, इसीलिए ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिनियम का वास्तविक लाभ तभी संभव होगा जब इस अधिनियम को उसके वास्तविक भावनाओं से लागू किया जा सके, यानी हम कोई भी कानून बना लें, कुछ भी बना लें, वो चीज़ जभी इम्पॉर्टेंट है तभी वो काम करेगी जब उसको हम वास्तविक रूप से लागू करेंगे और वास्तविक रूप से उसे पालन करने का प्रयास करेंगे, यानी लागू करने की कोशिश करेंगे। तभी तो वो, अगर हमने कोई रूल बना के रख दिया, क्या वो काम करेगा? अपने आप तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम कहेंगे नहीं कि हाँ ये कानून मानना है, तो कोई क्यों मानेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा दंड संहिता, जो दंड का प्रावधान है वो भी करना होगा कि अगर कोई नहीं मानेगा तो हमें दंड लगाना होगा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, उसके में क्या था, हमें मास्क लगाना एक इम्पॉर्टेंट था, बट लोग क्या कर रहे थे, नहीं लगा रहे थे, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, दंड का प्रावधान किया, ताकि लोग जो हैं वो उस चीज़ को माने, उस चीज़ को फॉलो करें। और तब जब तक हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो चीज़ कैसे भी बन जाए वो बेकार है, इसीलिए हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और ये आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से जाइए, फटाफट से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अकेले अकेले पास होने में सच में कोई मज़ा नहीं है जब तक अपने फ्रेंड्स को ना बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियो और मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फटाफट से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे आगे रहें। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा RPDWD अधिनियम 2016 की सीमाएं। अब देखिए, कोई भी चीज़ है तो उसकी सीमाएं भी तो होती हैं। अब हम उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सीमाएं हैं उसकी। ठीक है, RPDWD 2016 का कानून पिछले कानून की तुलना में काफ़ी व्यापक और प्रगतिशील है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए, जो पिछला कानून यानी 1995 का जो कानून था, इसकी स्पीड जो थी वो थोड़ी स्लो थी, बट ये जो कानून है इसकी स्पीड जो है वो अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है, बहुत जल्दी से प्रगति कर रहा है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
चलिए इसकी सीमाएं देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों की कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान में यह अधिनियम अभी ही भी अपर्याप्त है। यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं या फिर उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में ये अभी भी कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपर्याप्त है। अभी सभी की जो समस्याएं उनका समाधान नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। भारत सरकार ने कन्वेंशन के अनुसार जो व्यक्ति यह मानता है कि संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुसार उसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, यानी देखिए हमारे जो भारत है उसने अभी भी जो कन्वेंशन है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उस पर हस्ताक्षर का उल्लंघन, जैसे हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम वहाँ जाकर उनको चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं। वह अपने संबंधित देश से निवारण मांगने का विकल्प समाप्त होने के बाद अपनी शिकायत संयुक्त राष्ट्र विकलांगता समिति में ला सकता है। लेकिन क्या है कि हमारे भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ जाकर उन्हें चुनौती दे सके, ठीक है। वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं करने का यह कार्य हमारी प्रतिबद्धताओं को कमज़ोर बनाता है, क्योंकि यह विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून उपचार की मांग करने में वंचित करता है। यानी उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो मांग कर सकते हैं अपने कानूनों की, अधिकारों की, और उनके जो अधिकारों का हनन होता है तब जो वो मांग कर सकते हैं, तो उससे उन्हें वंचित रखता है, यानी उनसे उन्हें बचाता है और दूर रखता है ताकि वो लोग मांग ना कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे अधिनियम में कुछ कमज़ोर बिंदु हैं जो अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करते, जैसे IDA, SD और SLD जैसे तंत्रिका विकास संबंधी विकारों से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों के मामले में ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते हैं। यानी ये प्रकाश कम डालते हैं कैसे मुद्दों पे? RPD, ASD और SLD, इन सभी जो तंत्रिकाओं के विकास के जो संबंधित विकास के जो मुद्दे हैं, जो भी स्टेप्स हैं, उन पर बहुत कम प्रकाश डालता है और उन्हें बहुत कम आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इस अधिनियम में विशेष शैक्षणिक अक्षमताओं की भागीदारी का आकलन करने के मुद्दों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। यानी जो विशेष अक्षमताओं वाले लोग होते हैं उनकी जो भागीदारी होती है उनके मुद्दों पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है, जो इस अधिनियम को सीमित करता है। यानी यही चीज़ इस अधिनियम को क्या करती है? सीमित यानी कम करती है, क्योंकि अदालतों और शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न अवसरों पर विकलांगताओं के उचित प्रतिशत के साथ SLD प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यानी उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ना कि उन्हें कम करने का प्रयास करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा विकलांग बच्चों के लिए नामांकन दर 90% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 5% है। यानी 90% होनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ 5% है। भारत में समावेशी शिक्षा के रास्ते में आने वाले कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। हमने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा है, जो सभी को समान लेकर चलने का प्रयास करती है, वही समावेशी शिक्षा होती है। अब उसके सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। विकलांगजन अनुकूलित बुनियादी ढांचे का अभाव, यानी जो विकलांगजन अनुकूलित बुनियादी ढांचा होता है उसका अभाव है, उसकी कमी है। परिवार में से सहायता ना होना, यानी जो परिवार होता है किसी भी विकलांग व्यक्ति का, उसका वहाँ से सहायता ना मिल पाना। शिक्षकों के पास प्रशिक्षण, नेतृत्व, विशेष जागरूकता से संबंधित ज्ञान का अभाव, खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा, उचित नीतियों की कमी, वित्तीय पोषण और कार्यान्वयन, समावेशी के लिए सामाजिक समर्थक की कमी और कमज़ोर जवाबदेही और निगरानी तंत्र आदि। यानी ये सभी क्या हैं? ये सभी एक समस्या है किसी भी
व्यक्ति के लिए या किसी भी विकलांग व्यक्ति के जीवन में या किसी भी विकलांग बालक के जीवन में जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। और ये समस्याएं हमारे 2016 के अंतर भी हैं, यानी 2016 में जो हमारा अधिकार अधिनियम आया था उसके अंतर्गत भी ये समस्याएं हैं और ये समस्याएं हम देख सकते हैं। विशेष रूप से विविध आवश्यकताएं वाले बच्चों के लिए शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक आवश्यकता की पहुंच करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें इजीली शिक्षा मिल जाती है, उन्हें कोई भी स्कूल एडमिशन दे देता है, बट जो विशेष बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी एडमिशन नहीं देता। और कुछ तो टीचर्स भी होते हैं जो भेदभाव करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं फिर भी ऐसे गंवार वाली हरकत करते हैं जो गलत होती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। नीचे ये निष्कर्ष है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है और कोई इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है पूरे यूट्यूब मेरा चैनल ऐसा है, यानी गुलेफिशा अंसारी का एक ऐसा चैनल है जो मैं बुक से पढ़ाती हूँ। अदरवाइज़ पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा सिंगल टीचर नहीं मिलेगा जो आपको बुक से पढ़ाए। और बुक से पढ़ाने का मतलब है जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उनको रीड आउट करना, फिर पीपीटी देखना कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप जो वीडियो आधे घंटे या 1 घंटे में देखते हो वो कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं वीडियो बनाने में ही, फिर उसको एडिटिंग करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इतनी सारी मेहनत करती हूँ, आपका एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो कमेंट करना भी मत भूलना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी। ओके, अब इसके बाद में हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, और आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जिस तरह मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरी हेल्प करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाएं। ओके, ये हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, यहाँ ये हमारा चैप्टर हो जाता है पूरा फिनिश। अब हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 बचता है, उसको हम अनदर वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा। चलिए, आई होप आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरा चैनल। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।